गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल अकेडमी। हमारा जो अर्लियर चैप्टर चल रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और जो लास्ट क्लास के अंदर हमने कंसेप्ट किए थे आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। हमने अभी तक चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है, कॉस्ट होती क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाला जो भी रिटर्न है दैट इज ऑल माय कॉस्ट। सो कितने टाइप्स की कॉस्ट हमने पढ़ी है अभी तक, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमने जो डिफरेंसेस पढ़े थे, जो टाइप्स पढ़े थे, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देन in the variable cost we have already studied that total variable cost and average variable cost। इतना हमने previous classes के अंदर cover up कर लिया है। आज की हमारी जो क्लास है that would be more precisely related about the average cost, marginal cost and the relationship between average and marginal cost. Okay, so let's begin with it. See, as we all know कि हमने जो यहाँ पे अभी तक कॉस्ट के बारे में पढ़ा है, it was like something like that. Okay, fixed cost and variable cost. The cost which remains fixed in the short run, ये दोनों जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है वो किसके लिए है, हमारा शॉर्ट रन के लिए है। Because in the long run all the cost, all the factors of production can be varied। आप कितना भी factors of production बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने पहले भी बात किया कि फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉस्ट जो फिक्स रहती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेंट है, ठीक है, मिनिमम रेंटल चार्जेस है, वो फिक्स रहते हैं। फिर आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका चार्जेस बढ़ेगा या फिर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पोस्टपेड प्लान लेते हैं कोई भी, ठीक है, आपने कोई भी अगर पोस्टपेड प्लान के बारे में अगर सुना है तो मोबाइल का अगर कोई आप पोस्टपेड प्लान ले रहे हैं उसके अंदर आपको फॉर एग्जाम्पल कि आपने 99 रुपीज का 199 रुपीज का आपने प्लान लिया, तो उसके अंदर आपको कुछ जो फ्रीबीज मिलते हैं इसके अंदर के, कुछ मिनट्स फ्री मिलेंगे, कुछ मैसेजेस फ्री मिलेंगे, कुछ डेटा फ्री मिलेगा, और उसके ऊपर जो भी आप यूज करते हो दैट वुड कॉस्ट ऑन द यूसेज। फिर आपको यूसेज के ऊपर कॉस्ट करता है। दिस इज मिनिमम रेंटल। आप कितना भी यूज करें या फिर आप पूरे टाइम आपने यूज ही नहीं किया है फोन को, तो दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज यू व्हिच यू हैव टू पे। बट सम आफ्टर दैट, आफ्टर डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज, आपका जो कॉस्ट है वो वेरी करता रहता है। सेम वे बिजनेस के लिए भी कुछ कॉस्ट जो होती है वो फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, द कॉस्ट ऑफ प्लांट। फिर जितना प्लांट रन कर रहा है उसके ऊपर होने वाला जो भी खर्चा है, रॉ मटेरियल का, लेबर का, वो सारा बढ़ता रहता है, अलग अलग होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द यूसेज, ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इन शॉर्ट रन एंड वेरिएबल कॉस्ट कैन बी वेरिड, ठीक है। अब लॉन्ग रन के अंदर सारी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। लॉन्ग रन के अंदर आप नई मशीनरी, नया प्लांट सब सेटअप कर सकते हो। द पीरियड इन विच यू कैन चेंज ऑल द एसेट टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन, वो टाइम पीरियड कहलाता है लॉन्ग रन। ओके, शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड इन विच टू इंक्रीज द प्रोडक्शन यू कैन ओनली चेंज और ओनली इंक्रीज few factors of production, that is what is known as variable factors of production। और उनके ऊपर आने वाली जो भी खर्चा है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ फिक्स्ड कॉस्ट बेटा फिर से हमने दो टाइप की पढ़ी, वन इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। हमने दोनों का बिहेवियर समझा था, मैं बहुत प्रिसाइसली आपको रिवाइज करा रही हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कितना भी आप प्रोडक्शन कर लो आपका फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम। यहाँ पे आपका कॉस्ट है और यहाँ पे आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, कितना भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम ही चलेगा, इट वोंट चेंज, ठीक है। बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है वो आपका इवेंचुअली डिक्रीज होता रहता है, बट इट वोंट बी जीरो, ठीक है। वो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितना आप यूनिट आप प्रोड्यूस करते जाओगे, एज मच यूनिट यू प्रोड्यूस द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। लेकिन वो आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा।
क्या रीजन है क्या नहीं है, ये सारी बातें हम लोग डिटेल के अंदर लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। यू कैन गो इन द लास्ट क्लास, यू कैन रन द प्रीवियस लेक्चर और उसके अंदर आप देख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बेटा बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट फिर से हमने दो टाइप का पढ़ा था। दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरह से बिहेव करती है, इट इंक्रीजेस with an increasing rate, then it increases with a diminishing rate। पहले वो इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग रेट जल्दी जल्दी बढ़ती है और फिर धीरे 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 बढ़ती है। रीजन क्या है वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज समथिंग लाइक दिस, इट इनिशियली इट डिक्रीजेस, देन एट अ लेवल इट इज कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ओके, सो आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इट इज समथिंग लाइक दिस शेप, you can say it is like a U shape, okay। आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द रीजन क्या है इसका, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। शुरुआत में जब आप जितना ज्यादा, मशीन वही की वही है, जितना ज्यादा आप लेबर लगाओगे उतना ही ज्यादा, एक ही मशीन के ऊपर अगर आप लेबर लगा रहे हो तो शुरुआत में तो आपको अच्छा रिटर्न्स देंगे, लेकिन उस मशीन के ऊपर अगर 10 बंदे काम कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर पहले आपने 5 बंदे अप्लॉय कर रखे थे, यू हैव पुट 5 पीपल टू वर्क ऑन दैट मशीनरी। अब क्या हुआ, अब एक पॉइंट आया कि जितना उसका ऑप्टिमम कैपेसिटी है वहां तक आप पहुंच गए, उस मशीन के ऊपर एक साथ 10 पीपल काम कर सकते हैं। आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना था, आपने 10 के 10 बंदे एम्प्लॉय कर दिए, इट रीचेस इट्स कांस्टेंट। लेकिन अब अगर आप उस मशीन के ऊपर, एक ही मशीन के ऊपर अगर और ज्यादा बंदे लगाते जाओगे, नाउ यू हैव पुट 13 people over that same machinery, तो आपको प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला, मशीन अपनी कैपेसिटी से काम कर सकता है। अब आप जो एडिशनल कॉस्ट लगा रहे हो ना, एडिशनल जो आप लगा रहे हो, लेबर की कॉस्ट आपके सर पे बढ़ रही है, आपकी लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है। काम तो मैक्सिमम करने की कैपेसिटी तो 10 लोगों की है इकट्ठे। सो नाउ द रीजन increasing returns to scale, then constant returns to scale and then diminishing returns to scale की वजह से आपका जो कॉस्ट है वो पहले तो घटता है, then it is constant and then it starts increasing। This is just average variable cost। लास्ट क्लास तक हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करते आए हैं। I have not gone through thoroughly, आप अगर चाहे तो प्रीवियस क्लास के लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी इन द शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड कर दो, दैट वुड बी योर टोटल कॉस्ट। सिंपल। टोटल कॉस्ट को अगर मैं यहाँ पे, अच्छा एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी कॉस्ट का, एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो क्या होगा, इट वुड बी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। द सेम वे है, अगर आपके पास टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट से अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है, सो हाउ यू कैन मेक आउट, your average cost would be total cost divided by number of units। Done। total cost divided by number of units, ठीक है। total cost कैसे निकलती है, it is like, total cost निकालने का तरीका क्या है, total fixed cost plus total variable cost, ये आपके आ गई total cost, ठीक है। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर एवरेज कॉस्ट किस तरह से बिहेव करती है उसको समझते हैं। ओके, नाउ जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स, here we have number of units, here we have total cost। okay, so number of units 0 1 2 3 4 5 6 and 7, okay, something like that। then we have total cost, now total cost in rupees is like 9 16 21 28 40 54
9, 16, 21. Okay, 40, 54 and 70. This is an example from your book. इस एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर हम लोग समझते हैं द बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. दोनों ही हम लोग इस एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर समझते हैं. बट लेट्स टॉक अबाउट एवरेज कॉस्ट फर्स्ट. ओके, सो एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है? इट इज लाइक टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. दिस इज ऑलवेज द केस. So total cost is 9 divided by 1 would be 9, 16 divided by 2 it would be 8, 21 divided by 3 it would be 7, 28 divided by 4 it would be again 7, 40 divided by 5 it would be 8, 54 divided by 6 it would be 9 and 70 divided by 7 it would be 10. Okay, so have you seen the case? Average cost initially क्या हो रही है बेटा? Decline हो रही है. Then at a point it is constant and then it starts rising again. Why? Because can you see that के total cost हमने कैसे निकाला था? Reason क्या है इस चीज का? Total cost आपने कैसे निकाली है? Total fixed cost plus total variable cost करके. And can I say that कि इन सब points के अंदर इन पूरी cost में जो total fixed cost है वो हमेशा same ही रही होगी. It would be constant. Increase होने का reason किसके पीछे का है? It is because of total variable cost. क्या मैं ये कह सकती हूँ बिकॉज ऑफ दिस केस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से द सेम बिहेवियर व्हिच इट फॉलोज बिकॉज इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है पहले कैसे? डिक्रीजिंग रेट से. पहले आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है, आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, तो आपकी कॉस्ट पहले धीरे धीरे बढ़ती है, फिर अचानक से आगे जाते हुए ज्यादा बढ़ने लगती है. क्यों ऐसा होता है? जस्ट प्रिसाइसली आप अगर अपने दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट बिठा ले कि आप कोई भी नई मशीन ढूंढे, ठीक है, आपके पास कोई भी नई मशीन है, तो उस मशीन को काम कराने के लिए जब वो नई नई होती है तो कम रिपेयर, कम मेंटेनेंस के अंदर ज्यादा आउटपुट देती है. वायरलेस जैसे जैसे मशीनरी पुरानी होती जाती है वैसे वो प्रोडक्शन कम देती है और उसके सामने उसको रिपेयर और मेंटेनेंस का जो उसका कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ता रहता है. सो कैन यू अंडरस्टैंड बाय दैट एग्जांपल कि आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो शुरुआत में कम होता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है. एंड हेंस वाइज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी सेम ही वे रिफ्लेक्ट करता है, सेम ही लॉजिक रिफ्लेक्ट करता है. एंड दैट इज व्हाई एवरेज कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेम मैनर. व्हाई? बिकॉज एवरेज कॉस्ट के अंदर भी एवरेज कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ टोटल कॉस्ट व्हिच इज रिजल्ट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है? दिस वेरिएबल कॉस्ट की. Because of the changing behavior of variable cost, average cost changes the same way. तो आपको लगेगा जैसे हमने अभी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाया, एवरेज कॉस्ट का कर्व भी लगभग सेम बनेगा. As like how? Let's make the curve. Okay. This is y-axis, this is x-axis, and we have origin. Here we have number of units. And here we have average cost. Okay, let's take it cost. So number of units is from 1 to 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, and for the cost, it's like from 9 to 70. Okay, so can I have a gap of 10, 10? Okay, so 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. Okay, so let's start with it. On number 1 unit, we have to go for the average cost. Okay, हमको average cost निकालना है, not the total cost curve. So average cost curve को अगर मुझे निकालना है तो I have to go up to 10. So let's take the example of हम लोग उसको up to 10 जाना है. Okay, so उसको थोड़ा सा increase कर लेते हैं. y-axis तो 7, let me redraw the graph. This is y-axis,
we have cost over y-axis, number of units. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 over here. It's like 9 and then 10. Okay, we are good to go. चलो प्लॉट करते हैं ग्राफ को. ऑन वन नंबर ऑफ यूनिट द कॉस्ट वाज 9. The cost was 9. On 2 it was 8. It was 8. Then on 3 it was 7. It was 7. On then 4 it is again 7. It is again 7. And then on 5 it is 8. 5 it is again 8. Somewhat here. Then 6 it is on 9. On 6 it is on 9. And then for 7 number of units it is 10. Somewhat. Okay. So will you agree the shape is U-shaped? Your average cost is a U-shaped curve. And similarly something like average variable cost, same logic. The logic goes the same way. The average cost curve behaves as per the variable cost because it is the cost which particularly varies. Okay. So ये आपका जो कर्व है बेटा U-shaped कर्व है. और क्यों है मैंने आपको अभी रीजन समझाया. बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इन फर्स्ट फेज. शुरुआत में आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है, कॉस्ट कम आती है. कांस्टेंट होता है एक पॉइंट के ऊपर. ओके, सो कांस्टेंट का पॉइंट हमारा थोड़ा सा मिस कर रहा है यहाँ पे. सो इट इज लाइक समथिंग हियर. दोनों ही 0.7 के ऊपर हैं तो कुछ ऐसा आना चाहिए था. ओके, सो दोनों ही 0.7 पे थे, 3 और 4 के. राइट, 3 और 4 के दोनों ही 0.7 के ऊपर थे, समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जब कांस्टेंट हो जाता है, जब ऑप्टिमम लेवल के ऊपर पहुंच जाता है प्रोडक्शन. लेकिन इवन दो अगर आप उस मशीन का प्रोडक्शन अगर आप लेते रहते हैं, अगर उस मशीन को आप यूज करते रहते हैं तो उसके ऊपर लगने वाली जो कॉस्ट है वो बढ़ती रहती है. सो दिस इज हाउ योर एवरेज कॉस्ट कर्व आल्सो बिहेव. नाउ द थिंग इज, अब एक नई चीज सीखेंगे, दैट इज माय मार्जिनल कॉस्ट. ओके, इसी के अंदर आगे और कंटिन्यू करते हैं. एक और टाइप की कॉस्ट है व्हिच इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. सबसे पहले इसका मतलब समझो. मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग छोटे में, मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग एमसीवी लिखते हैं. नाउ द थिंग इज, मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है. इकोनॉमिक्स में जहां पे भी आपको वर्ड आए मार्जिनल, इट इज ऑलवेज द सेम दैट वन एडिशनल. मार्जिनल का अपने आप के अंदर मीनिंग होता है वन एडिशनल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, तो वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट. 3 से 4 हुआ, वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट कैन बी लाइक, देखो ये आपका टोटल कॉस्ट है बेटा. ठीक है, आप अगर एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो आप पहले 0 पे थे, तो 0 से एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपको कितनी कॉस्ट आई, 9. ठीक है, सो जब आप 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट रही होगी वो. ओके, सो देयर वुड बी सम मार्जिनल कॉस्ट. व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो कि फिक्स कॉस्ट कितना है, हम लोगों ने वो नहीं लिया है. उसके आगे बात करते हैं. फ्रॉम 0 to 1 योर मार्जिनल कॉस्ट इज 9. तो मतलब एक एडिशनल यूनिट, फ्रॉम 0 to 1 एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आपको कितनी आई, 9. नाउ यू प्रोड्यूस वन मोर गुड. टोटल नंबर 2 है, लेकिन पहले आपने 1 बनाया होगा, उसके बाद आप 2 पे गए होगे ना. तो 1 एडिशनल यूनिट जब आपने प्रोड्यूस किया तो एडिशनल कॉस्ट कितनी है, एडिशनल कॉस्ट, ये तो पूरे 2 यूनिट बनाने की कॉस्ट है 16 रुपए. एडिशनल कॉस्ट कितनी आई, कैन आई से दैट कि एक यूनिट बनाने की कॉस्ट अगर 9 आई है तो दूसरा यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी आई होगी. सो इट वुड बी 16 माइनस 9. अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा. So 16 minus 9 is like 7. Okay,
पहला जो आपने यूनिट बनाया ना, उसको बनाने के लिए आपको कॉस्ट कितनी आई? 9। दूसरा यूनिट बनाने की कॉस्ट आपको कितनी आई? इट इज 16 माइनस 9। मैम कैसे किया? 16 माइनस 9, दिस इज नोन एज टोटल कॉस्ट n, और ये है टोटल कॉस्ट n माइनस 1। n का मतलब है नंबर, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करते चलो, थर्ड में से सेकंड वाला, फोर्थ में से थर्ड वाला माइनस करते चलो, आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। इन शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट का लॉजिक क्या कहता है? एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बताओ। अब 2 यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपको 16 रुपए लगे, ठीक है। अब 3 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 21 रुपए लगे, लेकिन तीसरा जो यूनिट आपने प्रोड्यूस किया उसके ऊपर तो पूरे 21 रुपए नहीं लगे ना। तो एक और जब आपने एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया विच इज लाइक 1, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, तो 21 माइनस 16 करना पड़ेगा, तो 21 माइनस 16। तो जब आपने तीसरा यूनिट बनाया ना बेटा, तो आपको कितनी कॉस्ट आई? इट वुड बी समथिंग लाइक 5। Are you getting the point? एडिशनल 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी आई? 28 माइनस 21, इट इज 7। देन यहां पे आपको एडिशनल कॉस्ट कितनी आई? 40 माइनस 28। कैन यू सी, यहाँ पे हम लोग एवरेज कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ टोटल कॉस्ट के अंदर से क्या निकाल रहे हैं? टोटल कॉस्ट के अंदर से ही मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं। प्रीवियस जो कॉस्ट है उसको माइनस करते चल रहे हैं। क्यों? लॉजिक क्या है कि आपने अगर 5 यूनिट बनाए तो 5 यूनिट बनाने की आपको टोटल कॉस्ट 40 आई, लेकिन जो पांचवा यूनिट था उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आई? दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। तो पांचवा यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी आई? 40 माइनस 28, मतलब 4 यूनिट बना के आपको कॉस्ट आ रही थी 28 रुपीज की, ठीक है। और 5 यूनिट बनाने में, टोटल 5 यूनिट बनाने में 40 टोटल कॉस्ट आ रही है। तो अगर माइनस कर देंगे तो एक जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उसकी अपनी कॉस्ट आ जाएगी द सेम वे। तो 40 माइनस 28, इट इज 12। देन 54 माइनस 40, इट इज 14। Then 70 minus 54 is 16. Okay, so this is your marginal cost. यहाँ पे y axis के ऊपर है cost, ठीक है, number of units over here. Now on the same graph, let's draw marginal cost curve, ठीक है. Let's take it. अच्छा, it goes up to 16, so we have to redraw it, right? We will have to redraw it. Let me make it more clear to you. X-axis origin, y-axis. Here we have the cost. Okay, here we have the units, number of units. So it is like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, let's start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. Yes. Okay. To make it more precise, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने गैप भी बराबर वही रखा है, और इसी ग्राफ के ऊपर हम लोग एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों कर्व बनाएंगे, and then we will understand the relationship between average cost and marginal cost. Okay, so let's start with it. 1 यूनिट के ऊपर पहले एवरेज कॉस्ट कर्व वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं. On 1 यूनिट it was 8. It was 9. Average cost curve was 9, then 8, then 7, then again 7,
then 8 and 5 it is 8 again, 8 again, then 9 on 6 it is 9, and 7 it is 10, and 7 it is 10. Okay, the same way. This was your average cost curve. Average cost curve. Okay, now let's talk about marginal cost curve. On 1 it is 9, so the same way, the same level they are starting. On 1 it is 9 again, okay? Then on 2 it is 7. On 2 it is 7. Okay, then on 3 it is 5. On 3 it is 5. On 3 unit it is 5. Okay, like here. On 4 unit it is 7. On 4 unit it is 7. So okay, over here the same level. On 4 it is 7 and 7, दोनों एक ही जैसा है. On 5 it is 12. On 5 it is 12. Long jump. Then 6 it is 14. Then on 6 it is 14. And then 7 it is 16. Okay, let me draw the curve. It is something like this. It starts with the average cost curve, then at a down, then it cuts the average cost curve and reaches the top. Okay, like that. This is your marginal cost curve. Can I say this is right tick mark shaped or hockey shaped? ठीक है, marginal cost curve की shape कैसे आ रही है? It is something hockey shaped or tick shaped, whatever you can say. Why the behavior is like this? Okay, अगर मैं इन दोनों का behavior समझूं, तो can I say that it starts with the same point, but as the average cost curve is decreasing, जब average cost curve decrease हो रहा होता है, तो marginal cost is also decreasing. First relation is when average cost is decreasing, marginal cost decreases rapidly. Rapidly मतलब जल्दी जल्दी, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं गिर रही थी, ठीक है, मतलब एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे गिर रही थी, तो ये बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं गिर रही थी. बट एट द पॉइंट व्हेन एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब पहले भी 7 था, अभी भी 7, समथिंग लाइक दैट. आपका 3 यूनिट के ऊपर भी 7 था, 4 यूनिट के ऊपर भी 7 है. व्हेन द एवरेज कॉस्ट वाज कांस्टेंट, तो 4 यूनिट के ऊपर कांस्टेंट 4 यूनिट के ऊपर हो ना, तो कांस्टेंट होने पे वो मार्जिनल कॉस्ट अचानक से आपकी क्या करती है, कट करती है. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट कर्व. इज इट लाइक दैट? ठीक है. देन नेक्स्ट when average cost is increasing, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू करता है तो मार्जिनल increases at an increasing rate, or you can say that rapidly. मतलब अगर गिर रही थी तो एवरेज कॉस्ट अगर डिक्रीज हो रही थी तो मार्जिनल कॉस्ट भी जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रही थी. जब कांस्टेंट हुई तो उसने क्या बना ली, अपनी रफ्तार बढ़ा ली और उसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया. ठीक है, कांस्टेंट हुई तो अगर वो अपना पहला जो डिक्रीज पे पहुंची, पहला जो उसका कांस्टेंट जो लेवल था, जब स्टेबल होनी शुरू हुई तो मार्जिनल कॉस्ट ने इंक्रीज होना शुरू कर दिया. और जब वो कांस्टेंट हुई तो कांस्टेंट होने पे तो वो कैसी हो गई, इक्वल आ गई. मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ गई एवरेज कॉस्ट के. एवरेज कॉस्ट ने बढ़ना शुरू किया तो मार्जिनल कॉस्ट तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई. It started increasing at a very increasing rate. Okay, that is why the shape is hockey shaped and this is average cost curve is U shaped. Reason क्या है बेटा इसका? Reason क्या है कि मैम marginal cost
कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट से फर्क क्यों पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है? व्हाई? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि पहले अगर आप एक एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी, आपकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती जा रही है? बिकॉज आपकी जो मशीन है वो नई है, आउटपुट अच्छा दे रही है, कॉस्ट कम खा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बॉट अ कार या फिर एक बाइक आपने खरीदी है, शुरुआत में बड़ी अच्छी चलती है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर खर्चा कम लगता है, कुछ किलोमीटर्स तक बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक कांस्टेंट एक पीक पॉइंट आ जाता है, उसके बाद जब वो खराब होनी शुरू होती है तो उसके ऊपर खर्चे होते रहते हैं, टायर बदलवाने पड़ रहे हैं, ब्रेक बदलवाने पड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर लगने वाले जो खर्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। इस वजह से जो एक और यूनिट प्रोड्यूस, एक और किलोमीटर चलने का जो कॉस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अचानक से 5 से 7, 7 से फिर अचानक से 12, देन 14, देन 16, तो मतलब वो जो इंक्रीज है, वो जो कॉस्ट है ना वो जल्दी जल्दी बढ़ने रहती है। व्हाई? बिकॉज कि उसके ऊपर जो मेंटेनेंस है, कुछ किलोमीटर बाद जब आपको टायर्स चेंज कराने पड़ते हैं, ठीक है, तो टायर चेंज कराने का खर्चा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। टायर चेंज कराने का खर्चा, फिर उसका ब्रेक्स का खर्चा, ऑयल चेंज कराने का खर्चा, वो खर्चे ज्यादा होते हैं। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो आपकी कैन आई से दैट की जो कॉस्ट है ना, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की, एडिशनल किलोमीटर चलने की जो कॉस्ट है वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जब वो इंक्रीज करना शुरू करती है तो एक लेवल के बाद वो बहुत रैपिडली इंक्रीज करती है। देखो 7 से डायरेक्ट 12 मतलब 5 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई और फिर वापस वो 2-2 रुपए से बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि मशीन को आपको पूरा सही से ठीक कराना पड़ता है, पूरा मेंटेनेंस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप घर में रह रहे हो, ठीक है, आप एक घर में रह रहे हो तो उसको धीरे धीरे मेंटेनेंस देना पड़ता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 10 साल बाद आपको पूरा उसका इंटीरियर वगैरह सब चेंज करना पड़ता है। तो द सेम थिंग, पहले कॉस्ट घटती है, नया नया घर होता है तो उसके अंदर कम कॉस्ट आती है, बाद में अचानक से 10 साल हो गए आपको उसी घर में रहते हुए, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीरियर, उसको पेंट, उसका मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है, अचानक से। फिर धीरे 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 उसका मेंटेनेंस जो आ रहा है वो आता चला जाएगा। द सेम लॉजिक गोज विद मशीनरी, एवरी मशीनरी, ठीक है, सब मशीनरी का बिहेवियर एक जैसा ही होता है। द सेम थिंग इट टेक्स। सो ये आपका पूरा बेटा बिहेवियर था मार्जिनल कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट का, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जामिनर्स के लिए ये जो पूरा कंसेप्ट है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली। एग्जाम के अंदर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो आई गेस कि व्हाट यू हैव टू डू इज सिट एंड गिव अ थॉरो स्टडी। एक बार आप वापस से अपनी बुक उठा के एक बार ठीक से पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम है, इफ यू वांट टू रिपीट दैट तो आप मेरे को फिर से बोल सकते हैं कि मैम फिर से एग्जांपल देके फिर से रिपीट करके बताइए। व्हाटएवर योर प्रॉब्लम्स आर, व्हाटएवर यू वांट टू कमेंट, आप मेरे को बताइए सो आई कैन इम्प्रूव, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट कंटैक्ट मी, टेल मी, सो वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज की क्लास के अंदर हमको इतना ही पढ़ना है एंड आई होप कि आपको अगर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझ तक जरूर पहुंचेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय बाय।